सुबह हस्बे मामूल पूनम मुझे जगाने आई। उसे इल्म था कि आज हम लुधियाने जाएंगे। उसने मेरे लिए कपड़ों का एक जोड़ा पहले से तैयार कर रखा था। स्नान करने के बाद हम सब ने नाश्ता इकट्ठे ही किया। रात को बाबूजी के साथ तमाम बातचीत तय पा गई थी। अब हमने अमली तौर पर काम का आगाज करना था। इसी सिलसिले में आज मैं और प्रकाश लुधियाने जा रहे थे। पूनम चूंकि जल्दी चली जाती थी वो चली गई। थोड़ी देर बाद हम दोनों भी रवाना हो गए। लुधियाने के एक पुराने मोहल्ले में प्रकाश ने कमरा किराए पर ले रखा था। हमने सबसे पहले उस अलहदा हिस्से के तीनों कमरे जो खाली थे हासिल कर लिए। प्रकाश प्लास्टिक के जूते बनाने वाली एक फर्म में सुपरवाइजर था। उसने मेरे कहने पर उस दूर नौकरी पर लानत भेज दी। हमने 2-3 मशीनें खरीदी और वहीं से कारीगरों का बंदोबस्त भी कर लिया। प्रकाश ने सिर्फ 2 छोटे छोटे लड़के मुलाजिम रखे थे। 4 रोज बाद जब हम घर वापस लौटे तो बाकायदा अपना छोटा सा कारखाना कायम कर चुके थे। मैंने एक कमरे को सजाकर दफ्तर का रूप दे दिया था और बाहर एक खूबसूरत बोर्ड प्रकाश एंड प्रकाश प्लास्टिक इंडस्ट्री का लटका दिया था। फैक्ट्री का ईदगाही इफ्तिताह मैंने मूसा जी और माता जी के हाथों करवाया। सालिग्राम छुट्टी न मिलने की वजह से शिरकत न कर सका, लेकिन उसने मेरे लिए खास तौर से शुभकामनाएं नेक तमन्नाएं भेजी थी और शिद्दत से ख्वाहिश जाहिर की थी कि उससे मिलूं। बाबूजी और दूसरे सब लोग कारखाना कायम होने पर खुशी से फूले न समाते थे। प्रकाश की वक्फियत ने काम किया और हमें शुरू ही में बड़ा तगड़ा ऑर्डर मिल गया। माता जी और मूसा तो मेरी बार बार बलाएं ले रही थी। मैंने उनके सोए बाग जो जगा दिए थे। शाम को सब लोग वापस चले गए। इस अशना में मुझे पूनम के साथ गुफ्तगू का मौका बहुत कम ही मिला। प्रकाश और मैं वहीं रह गए। सुबह काम शुरू हो गया। प्रकाश काम में जीता रहता। तकरीबन 10 दिन बाद हमने खूब मेहनत करके ऑर्डर के मुताबिक माल तैयार किया। फिर दिवाली की छुट्टियां आ गई और दिवाली मनाने राय कोट चले आए, जहां पूनम अपनी आंखों में 1000 रीप जलाए मेरी मुंतजिर थी। राय कोट पहुंचते ही मैंने सालिग्राम से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। हम तकरीबन शाम के वक्त पहुंचे थे। रास्ते में ही हलवारा ही पर उतर गए। गार्ड रूम में मैंने खसूसी बंदोबस्त और इंतजामात खास तौर पर नोट किए थे। हवाई अड्डे से जासूस के फरार के बाद वो लोग खासे चौंकने हो गए थे। उसका अंदाजा मुझे इस तरह हुआ कि खिलाफ मामूल गार्ड रूम पर सिक्योरिटी वालों ने प्रकाश के और मेरे अलग क्वाइफ लिखे थे। सालिग्राम को भी वहीं बुला लिया गया। आते ही वो मुझसे बगलगीर हो गया और हम दोनों को साथ लिए उस जगह आ गया जहां वो ड्यूटी दे रहा था। मेरी बेताब नजरें इस अशना में चारों इतराफ का जायजा लेती रही। एक एक अहम चीज मेरे जहन में नक्श होती जा रही थी, लेकिन अब तक मैं इस मखसूस जगह तक हासिल रसाई न कर पाया था जहाँ जाए बगैर चाराना था। मैंने प्रकाश और सालिग्राम के साथ घूम फिर कर हालात का मुंतजिर गैर जायजा लिया। हमने चाय भी एयर मेन्यू के लिए मखसूस कैंटीन से ही पी थी। कैंटीन में मौजूद कारपोर लड़की बाइमी गुफ्तगू और हवाई अड्डे से मुतालिक बास ने मेरी मालूमात में खासा इजाफा किया। जाहिर तो मैं हंस हंस कर सालिग्राम और प्रकाश से गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन मेरा जहन और मेरे काम पूरी यकसुई के साथ वहाँ मौजूद एयर मेन्यू की गुफ्तगू पर लगे हुए थे। हाँ, वो लोग भी मौजूद थे जो मुख्तलिफ हवाई अड्डों से यहाँ ड्यूटेशन पर आए थे और वो अपने साबिका अड्डों पर किए गए पाकिस्तानी कमांडोज और जासूसों से बचने के लिए हिफाजती इंतजामात बयान कर रहे थे। हर कोई इस बात का दावेदार था कि वहाँ चिड़िया पान नहीं मार सकती। मैं दिल ही दिल में उनकी खुश फहमी से लुत्फ अंदोज होता रहा। शाम को सालिग्राम की हवाई अड्डे की कैंटीन से खरीद करदा 4 आदत रम की बोतलें अपनी बगल में दबाए हम तीनों इकट्ठे ही वापस आए थे। सालिग्राम को अगले रोज दिवाली के लिए बमुश्किल छुट्टी मिली थी। मैंने और प्रकाश ने उसके ऑफिसर इंचार्ज से, जो एक सिख था, आज से दरखास्त की थी कि उसे दिवाली मनाने के लिए कम से कम घर जाने दे, क्योंकि उसकी मंगेतर आई हुई है। उसके बाद कम से कम 5-6 महीने मुलाकात का कोई चांस नहीं। वो लोग आसाम वापस चले जाएंगे। ये बहाना भी मेरी जहनी इख्तरा थी। जब सालिग्राम के अफसर ने छुट्टी की मंजूरी का हुक्मनामा दिया तो वो खुशी के मारे मुझसे लिपट गया। तुम तो यार बड़े काम की चीज हो, उसने मुझसे बगलगीर होते हुए कहा। घर वालों ने जब सालिग्राम को भी हमारे साथ देखा तो मूसा जी और पूनम की तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। सालिग्राम और प्रकाश ने उस कार है नुमायों को मेरे सर मंडा तो मूसा जी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा मैं हमेशा यही चाह कि सालिग्राम फौज की नौकरी न करे, लेकिन अपने लिख की बात है। तुम ही बताओ बेटा, जंग लग गई तो उस मोई हुकूमत को क्या मिलेगा? न जाने उनकी हवस कब खत्म होगी। कितने माओ के लाल मरेंगे तो जालिमों के कलेजे ठंडे होंगे। मूसा जी का दुख सारे भारत की माओ को दुख था, लेकिन अलमिया ये है कि हुकूमत ने कभी उसे महसूस ही नहीं किया था, या अगर किया तो अपनी हवस मुल्क गिरी की आगे उसकी कोई हैसियत न जाने। मुझे फौजी मुलाजमीन ही नहीं सोलीन से भी गुफ्तगू का इत्तेकाफ होता रहा और ये बात कम से कम पंजाब की हद तक मैंने शिद्दत से महसूस की कि भारतीय अवाम अब जंग के मुस्तहमिल नहीं हो सकते। वो पाकिस्तान से हरगिज़ लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हुकूमत उन्हें लड़ाने पर तुली हुई थी और दिन रात असलाह के अंबार छावनियों से सरहदों की तरफ मुंतकिल किए जा रहे थे। मैंने पिछले 3-4 रोज से शेव नहीं की थी। उसके पास पर्दा भी एक खास मकसद कार फरमा था। हमारी बस जब राय कोट में दाखिल हो रही थी तो मैंने एक मखसूस किस्म के मिसाइल बरात आर्मी कटवाए को वहाँ से गुजरते देखा। एक बेचैन सी तब से मैं महसूस कर रहा था। मिसाइलों की साख्त और वो जगह जहाँ इन्हें नस्ब किया जाना था उनसे मुतालिक मालूमात हासिल करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैं इस फिक्र में था कि जल्द अज जल्द उनका पता लगाऊं। यहाँ पहले से ही आर्मी के कुछ यूनिट डिप्लॉय थे और शहर में अफवाह फैली हुई थी कि फौज ने वहाँ मोबाइल रिडार सिस्टम कायम कर रखा है। आज दिवाली की रात थी। सारा भारत शराब में गर्क था। आज की रात से फायदा न उठाना इंतहाई बेवकूफी होती। सालिग्राम और प्रकाश को मैंने टरखा कर उनसे जान
छुड़ा ली थी और उन्हें एक मुश्तरका दोस्त की महफिल नौनोश में छोड़कर चला आया था। आधी रात से पहले उनकी वापसी नामुमकिन थी। अरे आपके यहाँ दिवाली भी घर पर ही मनाएंगे? पूनम ने पूछा। बेटा जी आज तो खैर से तुम्हारे बाबूजी भी खुश हैं। माताजी ने बाबूजी की तरफ देखते हुए कहा जो मिठाई के डब्बे पकड़े अंदर दाखिल हो रहे थे। पूनम बेटे ये डब्बे ले लो और दोबे जी के घर दे आओ। उन्होंने पूनम को डब्बा थमाते हुए कहा आप चलिए ना मेरे साथ। पूनम ने मुझसे कहा हाँ बेटा इसे भी घुमा लाओ। मूसा जी ने मुझे कहा इन लोगों का ख्याल था चूँकि मैं पहली दिवाली घर से बाहर मना रहा हूँ इसलिए उदास हूँ। आओ चलते हैं। मैंने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। देर बाद बाबूजी की खटारा सी मोटरसाइकिल जिसे अब मैंने खासी बेहतर शक्ल दे रखी थी मुझे और पूनम को उड़ाए ले जा रही थी। दोबे जी का घर इत्तेफाक से इसी सड़क के नजदीक वाली आबादी में था। पूनम तो अंदर चली गई। मैंने उसके बजिद होने के बावजूद न गया। जल्दी आना मैंने जाते जाते कहा। क्यों? उसने एक अदाए दिल अनहाना से मुड़ते हुए पूछा। तुम्हें भगा कर ले जाना है? फिर तो अभी आई कहकर वो चली गई। जू शाम गहरी होती जा रही थी। दिवाली की तकरीब अपने उरूज पर पहुंच रही थी। 5-6 मिनट तक मैं बच्चों की आतिशबाजी से लुत्फ अंदोज होता रहा। फिर पूनम आ गई। चलिए शरीमान जी हम भी देखें आपके तेवर। उसने पिछली सीट पर बैठते हुए कहा इस मर्तबा किसी गलत फहमी का शिकार न रहना। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए कहा बातें करना तो कोई आपसे ही सीखिए। उसने मेरी पीठ पर हल्की सी धूल जमाते हुए कहा और मौजू बदलना तुमसे। मैंने गर्दन मोड़ते हुए कहा अपने फिक्र का खुशगवार रद्द अमल मैं उसके चेहरे पर देख तो न सका लेकिन मेरे कंधे पर रखे उसके खूबसूरत हाथों की लर्जिश से महसूस जरूर कर हाँ के इरादे हैं महाराज। उसने मुझे एक वीरान सड़क पर मुड़ काटते देख कर पूछा अगवा होने वाले शोर नहीं मचाया करते। मैंने दूर से नजर आते आर्मी के बड़े बड़े व्हीकल्स पर नजरें जमाते हुए कहा वाह जी खूब धुस है यानी गर्दन भी कटवाई है और मरहबा भी कही। मोटरसाइकिल मैंने रोक दी। सामने एक खूबसूरत सी पहाड़ी नजर आ रही थी जो यकीनन सैरगाह ही थी लेकिन ये अजब बात है वहाँ कोई नजर न आता था। शायद आर्मी के यहाँ डिप्लॉय होने के बाद यहाँ लोगों की आमद और रफ्त ममनू हो चुकी थी। सर्दी अपना जोबन दिखा रही थी। पूनम ने कंधे पर रखी शाल को मजबूती के साथ अपने जिस्म पर लपेट लिया था। हम दोनों हाथों में हाथ डाले इसी तरफ चल दिए जहाँ तफरीगाह के नजदीक मुझे आर्मी के व्हीकल्स नजर आ रहे थे। गालिबन वो लोग भी दिवाली की वजह से शुगल में नोशी में मसरूफ थे। शायद इसीलिए हमें उनके इर्द गिर्द कुछ नजर नहीं आ रहा था। सड़क पर लगी लाइट्स कहीं कहीं रोशन थी। ज्यादातर बल्ब खराब ही थे। पूनम तुम्हें मालूम है हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने चलते चलते पूछा। नहीं तो उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्यों? तुमने पूछा क्यों नहीं? मैंने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा प्रकाश बाबू बाज़ औक़ात मुझे भी तुम्हारी किसी हरकत का मतलब समझ नहीं आता। मुझे तो कभी कभी तुम्हारे हिंदू होने पर भी शक गुजरता है। मेरा दिल अचानक उसके उस फिक्रे पर धड़का। पूनम ने एक लंबा सांस लिया और दोबारा बोली तुम में उन लोगों जैसी बात है ही क्या? मैं शराब से इतनी नफरत करती हूँ जितनी मुझे यमराज शैतान से। लेकिन मुझे हैरत होती है तुम हिंदू नौजवान हो और शराब नहीं पीते। तुमने अभी तक मुझे किसी गलत हरकत के लिए नहीं कहा जबकि हमारे मुआशरे में मोहब्बत का आगाज ही ऐसी घटिया हरकतों से होता है। या तो तुम अगले जन्म के कोई उतार हो जो मानिश के रूप में प्रकट होकर आ गया या फिर गद्दा हूँ जिसे खूबसूरत लड़कियों से डीलिंग नहीं करना आती। मैंने उसका हाथ दबाते हुए उसका फिक्र अचक लिया। बहरहाल प्रकाश बाबू जब कोई नारी किसी से प्यार करती है तो उसे अपना शरीर ही नहीं अपना आत्मा भी सौंप देती है। मुझे न जाने पिछले कितने जन्मों से तुम्हारी तलाश थी। मेरा आइडियल ऐसा ही था उलझा उलझ सबसे अलग थलग। जिस रोज पहली बार मैंने तुम्हारी दस्तक पर दरवाजा खोला तो तुम हमारे घर में ही नहीं बल्कि खुले कवारों के रास्ते मेरे दिल में आम बसे थे। मेरी तलाश मुकम्मल हो गई। मेरा धर्म है प्रकाश बाबू कि तुम कभी मेरा विश्वास घाट नहीं करोगे। पूनम का लहजा बड़ा पुरएतमाद था। मैंने उसकी बातों का जवाब न दिया। वो वाकई अजीब और गरीब किस्म की लड़की थी। हम दोनों अब इन व्हीकल्स के करीब से गुजर रहे थे। सड़क के किनारे आर्मी ने पड़ाव डाल रखा था। ये सड़क एक कस्बे को जाती थी लेकिन आमद और रफ्त ना होने के बराबर थी। हम दोनों सड़क के किनारे लगे खूबसूरत बाग में एक पत्थर के बीच पर बैठ गए। चढ़ते चांद की रात थी। सामने का मंजर बखूबी नजर आ रहा था। मेरी आंखों के रास्ते व्हीकल्स पर लद्दे सामान और विहाड़ी पहाड़ी के एक तरफ नस्ब रिडार के इंटिया की बनावट दिमाग पर नक्श हो रहे थे। ये नए किस्म का असला था। मुझे खुशी थी मैंने एक खुफिया हथियार का जो भारतीय फौज के तस्वुर में है खोज लगा लिया था। लेकिन हैरानगी हो रही थी कि आखिर इतनी अहम चीज को इतने गैर हिफाजती और नाकुस इंतजाम के साथ नस्ब करने की क्या तुक है। फिर मेरे दिमाग ने इस सिलसिले में रहनुमाई की और मैं इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस की चाल समझ गया। इमरजेंसी होने की वजह से चूंकि तमाम आर्मी के निशानात वगैरह तो मिट्टी से छुपे ही होते। इसके अलावा भी उन हालात में गैस को बहुत अच्छी तरह कैमोफ्लेज किया जाता था। अगर उनके इर्द गिर्द खास पहरा भी लगा दिया जाता तो उस इलाके में मौजूद दुश्मन इंटेलिजेंस को शक होना लाजमी था। शायद इसीलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया था। अगर मैं भी हथियारों की खास किस्म की साख्त पर गौर न करता उसे इंडिया की रिवायती फौज की कोई बटालियन समझ कर नजरअंदाज कर दे। तुम्हें पाकर मैंने बहुत कुछ पा ली है पूनम। मुझसे खुशी छुपाई न जा सकी और बेइख्तियार मेरे मुंह से निकल। हाँ अब जाहिर है आप फिल्मी डायलॉग ही बोलेंगे। पूनम की हंसी से फिजाओं में सरीली घंटियां बजने लगी। हम वापस मोटरसाइकिल की तरफ आ रहे थे जब अचानक हमारे पीछे रोशनी का एक तूफान सा उठा। तब मैंने पूनम का हाथ पकड़
पकड़ के किनारे की तरफ खींचा तो वो मुझसे टकरा गई। दोनों पर ही इस टकराव ने क़यामत ढा दी थी। अभी इस हादसे से संभलने भी न पाए थे कि एक जीप करीब आकर ठहर गई। जीप में एक सार्जेंट और 2 सिपाही बैठे थे। शायद हमें मुशब्बत जानकर आ गए थे। सुनिए महाराज, सार्जेंट गालिबन हमारी असलियत जान गया था। सुनाइए महाराज, मैंने उसी लहजे में कतरे खुशी से जवाब दिया। मेरे दिल की हालत खुदा ही जानता है। इस समय यहाँ आपकी मौजूदगी और दिवाली रात की हसीन रात तो ठीक है, लेकिन ये माहौल प्रेम करने के लिए साजगार नहीं। उसने पहले पूनम की तरफ और फिर सामने मल्टी कटवाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ माई डियर ऑफिसर, छोटा सा तो शहर है, यकीन मानिए कोई गोशा भी तो खाली नहीं मिला। मोहब्बत के मारे यहाँ चले आए थे, लेकिन क्या मालूम था कि यहाँ भी। मैंने बड़े शौकवार और फिल्मी अंदाज में जवाब दिया, दाखिलत के लिए शमसा कीजिए, मेरा टेंट हाजिर है। वो भी कोई मोहब्बत का मारा दिखाई दे रहा था। धन्यवाद आपका महाराज, अब तो चलना ही चाहिए। मैंने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, दिवाली मुबारक कहते हुए उसने जीप दोबारा स्टार्ट कर दी। दिवाली मुबारक हम दोनों ने भी एक साथ ही कहा। गधे का बच्चा, मैंने उसके जाते ही कहा, कम वक्त ने उसी वक्त आना था। शुक्र करो कोई अच्छा आदमी था, वरना दिवाली किसी थाने में ही मनाते। हमने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा साथ हो तो मैं नरक में भी जाने को तैयार हूँ। मेरी बात पर पूनम बेइख्तियार हंस दी और फिजाओं का हसन दो चंद हो गया। खासी देर तक हम रायकोट में मुख्तलिफ जगह दिवाली की रात से लुत्फ अंदोज होते रहे। सारा शहर शराब के नशे में मस्त था। सड़क पर 2-3 मरतबा हमें नौजवान लड़कों ने घेरा और फाश फिक्रास कर जाने की इजाजत दी। एक मरतबा तो मेरा खून खोला, लेकिन पूनम ने मुझसे विचर लिया था कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। जब तूफान बदतमीजी चारों तरफ बिछा था, लोग सड़क के दरमियान खड़े होकर भड़के मार रहे थे। निजाम में चारों तरफ आग ही आग फैली नजर आती थी। बच्चे बूढ़े जो उन सभी आग से खेल रहे थे। शहर के बाहर से एक लंबा चक्कर काट कर हम लोग घर पहुंचे। अगर सारा भारत पागल हो गया है तो क्या मैं भी कुएं में छलांग लगा दूं? उन्होंने माता जी से कहा, हरे राम, आज तो परमात्मा को याद कर लो। एक दफा सारे जीवन में मंदिर की शक्ल नहीं देखी, पिंडन का बेटा और ऐसी बातें। माता जी और बाबूजी की खुशगवार बात बड़ी पुरलुत्फ होती थी। देखी थी एक मर्तबा जब तुम्हारे साथ भाग कर शादी की थी और आज तक पछता रहा हूँ। उन्होंने हंसते हंसते कहा, बच्चों के सामने ही कोई शर्म कर लिया करो। माता जी ने मूसा जी के पीछे बाहर जाते हुए कहा। टिम्पू और पूनम भी उनके साथ ही बाहर चले गए। दिवाली की रात मंदिरों में खासी पूजात होती थी। अब आधी रात से पहले उनकी वापसी नामुमकिन थी। प्रकाश और सालिग्राम भी थोड़ी देर बाद आ गए और मुझे लेकर चले गए। मैं तो तकरीबन घंटे बाद ही खिसक कर आ गया, क्योंकि ऐसी लग्वियात में उससे ज्यादा हिस्सा मैं नहीं ले सकता था। अपने कमरे में जाकर लेट गया और हवाई अड्डे के उस खास हिस्से के मुतालिक सोचने लगा जो अभी मेरी नजरों से पोशीदा था। वहाँ पहुँचने का खतरा मोल लिए बगैर कोई चारा नहीं था। मेरा ज़मीर मुतमईन था। मैंने पूनम की मोहब्बत को अपने फराइज के दरमियान दीवार नहीं बनने दिया था। काम बड़ी अच्छी रफ्तार के साथ महफूज तरीके से अंजाम पा रहा था और मैं अपने वतन के लिए भारतीय इंटेलिजेंस के बिछाए जाल को तोड़कर अहम इतलात हासिल कर रहा था। ये इतलात मेरे वतन बड़ी हिफाजत और अजरत के साथ पहुँच रही थी। दिवाली की रात किसी को सोना किस्मत से ही नसीब होता है, क्योंकि सारी रात पटाखों की आवाजें जान को आई रहती हैं। लेकिन मेरी आंख सुबह जल्द ही खुल गई। चारों तरफ शोर था। इर्द गिर्द के 2 मंदिर और गुरुद्वारा जहाँ सिवाय चुबारी के और कोई घुसने का नाम भी नहीं लेता था। वहाँ से भी कानों के पर्दे फाड़ देने वाले अजमों की आवाजें आ रही थी। शहर के लोग सारी रात जागते रहते थे और आतिशबाजी भी मुसलसल हो रही थी। दिवाली मुबारक। सुबह पूनम ने प्रकाश और मेरा कंबल उठाकर एक कोने में फेंकते हुए कहा, दिवाली आई भी और गुजर भी गई। पूनम की कोई बात मेरे लिए और मेरी कोई बात बज़ाहिर उसके लिए पराई नहीं थी। हम दोनों ने एक दूसरे को इस अशना में अच्छी तरह जान लिया, पहचान लिया था। इकट्ठे जीने मरने के पैमान बांध लिए थे। मुझे उसके कॉलेज और दौरान तालीम फारिग पीरियड्स का पूरा इल्म हो चुका था। पूनम ने मुझसे वादा लिया था कि मैं लुधियाना में उससे रोजाना मिला करूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।